हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा। स्टोरी का मेन लीड एक किंग ऑफ हेल होता है, पर फीमेल लीड के लिए उसका जुनून और चाहत इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने लोअर बैक पे फीमेल लीड के नाम का टैटू करवाता है, क्योंकि फीमेल लीड ने कुछ ज्यादा ही वाइन पी करके अपने दोस्तों से मजाक में ये बात बोली थी। यहाँ तक कि स्टोरी का मेन लीड जानबूझ करके उस जगह पे पार्ट टाइम जॉब करता है जहाँ पे फीमेल लीड अक्सर आया करती थी ताकि वो फीमेल लीड को देख सके। पर फीमेल लीड को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि मेल लीड उसे सालों से कितना ज्यादा चाहता हुआ आया था और उसे लगता है कि ये मैरिज सिर्फ एक फेक मैरिज है। पर उसे नहीं पता था कि उसका बॉस, जिसे वो किंग ऑफ हेल कहती थी, सालों से उसे अपना बनाने के लिए सब प्लान करता हुआ आ रहा था। स्टोरी में ट्विस्ट भी बहुत है, तो चलिए अब ये क्यूट सी लव स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मेन लीड हुयान को। स्टोरी की फीमेल लीड शाओ उसके बारे में बात करते हुए बोलती है हुयान की नेटवर्थ बिलियंस में है और वो उन लोगों में से है जो जीतने के लिए पैदा हुए हैं। लोगों के लिए उनसे मिल पाना ही बहुत बड़ी बात है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे ब्रदर के एक्सीडेंट के बाद वो अपने होश खो बैठेगा और मेरे बॉस को सबके सामने अपना ब्रदर इन लॉ बोलेगा। उस पल मेरी सांसें ही अटक गई। मुझे लगा था मेरी नौकरी तो गई, पर अगले ही दिन मेरे बॉस ने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा। देर से मैरिज करने से बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द मैरिज कर लें। पर मेरी मैरिज सच में उस रूथलेस इंसान के साथ हो गई जिसको देखने भर से मैं डर के मारे कपकपा उठती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 6 महीने पहले देखते हैं टेंगुआन टेक्नोलॉजी के उस बड़े ठंडे कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ हर कोई मीटिंग रूम में अपनी सांस रोके बैठा हुआ था। हुआन का चेहरा जितना ज्यादा हैंडसम था, उसकी पर्सनालिटी उतनी ज्यादा डोमिनेटिंग भी थी कि कोई अपनी नजरें उठाने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। तभी शाओ को एक कॉल आता है और उसकी मदर उससे बोलती है तुम्हारे ब्रदर के कार एक्सीडेंट के बाद वो होश में तो आ गया है, पर लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वो बार बार बोल रहा है कि उसका रीबॉर्न हुआ है। ये सुनने के बाद शाओ कुछ समझ पाती उससे पहले उसे एक ठंडी और चुभने वाली आवाज आती है जिसने कि उसके रोंगटे खड़े कर दिए। तुम चाहो तो मैं ये मीटिंग पोस्ट कर सकता हूँ ताकि तुम बाहर जाकर के अपना फोन अटेंड कर सको। ये सुनने के बाद शाओ का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है ये मेरा बॉस शी हुआन है, जिसे लोग पीठ पीछे किंग ऑफ हेल बोलते हैं। फिर शाओ तुरंत अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है। उस पल उसकी आवाज डर के मारे थरथरा रही थी और वो बोलती है मुझे माफ करना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तभी अचानक ऑफिस का बड़ा सा दरवाजा खुलता है और एक जानी पहचानी आवाज शाओ के कानों में गूंजती है सिस्टर, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जून को अचानक वहाँ पे देख करके शाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी जून सबके सामने भागते हुए शाओ के पास आता है और उसे हक कर लेता है। ये देख करके शाओ पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जून से बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर शाओ जून से घबराते हुए बोलती है जल्दी यहाँ से जाओ। तभी जून की नजरें अपने सामने बैठे हुए हुयान पे जाती है और वो सबके सामने चिल्लाते हुए बोलता है ब्रदर इन लॉ। ये सुनने के बाद शाओ पूरी तरह हैरान रह जाती है और जून हुयान के पास जाते हुए उससे बोलता है एक्सीडेंट के वक्त हम साथ में थे, मैं अकेले यहाँ पे बहुत डर गया था, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। ये बोलते हुए जून हुआंग के इतने पास आ जाता है कि वहाँ पे सभी लोगों के साथ साथ हुआंग भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और हुआंग जून से बोलता है आखिर तुम हो कौन। फिर जूंग हुआन से शाओ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मैं तुम्हारी वाइफ का ब्रदर हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की नजरें शाओ पे जाती है और वो अपनी आंखें जमीन पर झुका लेती है, क्योंकि उस पल वो हुआंग की आंखों की उस ठंडी कशिश से बचना चाहती थी। ये सुनने के बाद शाओ अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देती है। वो पास ही में रखा हुआ लैपटॉप उठाती है और जून को देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज तुम्हारा खेल मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी। ये देख करके वहाँ पे सभी लोग शाओ को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे बैठा हुआ मैनेजर चिल्लाते हुए शाओ से बोलता है क्या तुम अपने होश पूरी तरह से खो बैठी हो। और वो आगे शाओ से कुछ भी बोल पाता उससे पहले हुआन उसके तरफ गुस्से में देखते हुए उसे रोकते हुए बोलता है यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे शाओ रुकेगी। फिर वहाँ से बाहर आते हुए लोग आपस में फुसफुसाते हुए बोलते हैं ये पहली बार है जब किसी ने किंग ऑफ हेल के साथ इस तरह से बात की है, न जाने आप किंग ऑफ हेल शाओ के साथ क्या करेंगे। सबके वहाँ से जाने के बाद कमरे में अब बस वो तीनों बचते हैं। हुआन धीरे से अपनी कुर्सी की तरफ आगे झुकते हुए जून को अपनी शिकारी जैसी आंखों से घूरते हुए एकदम धीमी और ठंडी आवाज में पूछता है तुमने अभी मुझे क्या बुलाया। जून अगले ही पल जवाब देते हुए बोलता है ब्रदर इन लॉ, आपकी और मेरी सिस्टर की मैरिज 2031 में हुई थी और आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मेरी सिस्टर से करते हैं। ये सुनने के बाद शाओ का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ जाता है और वो तुरंत जून को रोकते हुए घबराते हुए अपने हाथों को उसके मुंह पे रख देती है। आगे शाओ जून से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के बारे में इस तरह से बातें करने की। मुझे इस कंपनी में 3 साल से ज्यादा वक्त
बात हो गया है और इन 3 सालों में हम दोनों ने आपस में 3 शब्दों से ज्यादा बात नहीं की होगी। शाओ की बातें सुनने के बाद जून हुआंग की तरफ देखता है और उससे बोलता है, ब्रदर इन लॉ, अभी तक तुमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। तुम मेरी सिस्टर को इतना ज्यादा चाहते हो कि तुमने मेरे सिस्टर का नाम अपने लोअर बैक पे टैटू भी करवा रखा है ना? अभी तक तुमने अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपाया हुआ है? ये सुनने के बाद हुआंग धीरे से बेचैनी भरी आवाज में बोलता है, लोअर बैक। और जाओ हुआंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, बॉस का चेहरा तो गुस्से से लाल हो रहा है। इधर श्याओ का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था और वो अपने मन में चिल्लाते हुए सोचती है, काश ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर जून आगे हुआंग से कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले श्याओ जून के सर पे एक टपली मारते हुए अपने चेहरे पे एक नकली मुस्कुराहट के साथ हुआंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है, मुझे माफ करना बॉस, मेरा ब्रदर पागल हो चुका है। मैं कल ही उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाऊंगी। आखिर तुम्हारे लोअर बैक पे मेरे नाम का टैटू कैसे हो सकता है? पर हुआन शाओ की बातों का कोई जवाब नहीं देता। उस पल सिर्फ उसकी गहरी काली आंखें श्याओ के घबराए हुए चेहरे के ऊपर गड़ी हुई थी और शाओ तुरंत जून को अपने साथ वहाँ से लेकर के चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं। हुयांग अपने घर पे आता है और अपने कमरे की धीमी रोशनी में अपने वॉचेस को उतार करके रख देता है। फिर हुयांग वॉशरूम की तरफ शावर लेने जाता है। बाथरूम में हल्की सी रोशनी के बीच जहाँ पे हुयांग की लोअर बैक पे श्यान के नाम का पूरा टैटू साफ नजर आ रहा था। और इधर हम देखते हैं श्याओ को, जो कि मेमे के साथ होती है। श्याओ एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपना वाइन का ग्लास मेमे के ग्लास से टकराती है और उससे बोलती है, ये कब खत्म करो, क्योंकि इसके बाद शायद हमेशा के लिए मैं बेरोजगार होने वाली हूँ। फिर मेमे श्याओ की तरफ हमदर्दी से देखते हुए उससे बोलती है, तुम्हारे ब्रदर ने आज सच में बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। पर एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद नहीं करता? फिर श्याओ मेमे से बोलती है, सच बताओ तो मेरे बॉस मेरे से बेहद नफरत करते हैं, खासकर उस पल से जब मैंने उन्हें गलती से अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया था। ये बोलते हुए श्याओ को वो डर से भरा पल याद आता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं 2 महीने पहले श्याओ रात को अपना काम खत्म करने के बाद ऑफिस से निकल ही रही होती है। तभी श्याओ को उसके बॉयफ्रेंड शिव का कॉल आता है और वो उससे बोलता है, मैं नीचे ऑफिस के कोने में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी श्याओ भी कोने पे मुड़ते ही अपने सामने एक चौड़े कंधे वाले इंसान की पीठ देखती है और बिना कुछ सोचे समझे खुशी से भागते हुए उसके करीब आती है, ये बोलते हुए कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और अचानक उसके गले लग जाती है। पर अगले ही पल श्याओ को एक ठंडी जमा देने वाली आवाज आई, मुझे छोड़ो। श्याओ समझ जाती है कि उसने और किसी को नहीं बल्कि हुआन को बहुत कस के हक किया हुआ है। श्याओ का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। उस पल उन दोनों के बीच में दूरी बिल्कुल ना के बराबर थी कि श्याओ महसूस कर पा रही थी कि इस पल हुआन गुस्से से बुरी तरह कांप रहा है। फिर श्याओ डर और शर्म से पीछे हटते हुए हुआन से बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने गलती से आपको कोई और समझ लिया था। उस पल हुआन की आंखें श्याओ के चेहरे पे टिकी होती है और वो उससे कुछ नहीं बोल पाता। अब सीन प्रेजेंट में आता है और श्याओ मेमे से बोलती है, इसीलिए मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि मेरे बॉस मुझे पसंद करते हैं, और वैसे भी मेरी मैरिज शिव से होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं सुबह का वक्त था और जून अकेले एक वैली के रास्ते से जा ही रहा था। तभी कुछ लोग उसे जबरदस्ती पकड़ के अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। डर के मारे जून के चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो। तभी वो लोग जून को जबरदस्ती एक कार में धकेल देते हैं। जून डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे सिस्टर को ढूंढना चाहिए। फिर जून धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने हुआंग को बैठा हुआ देख करके पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। हुआंग की गहरी बर्फीली आंखें जो कि किसी का भी खून जमा दे इस पर जून पे टिकी थी और वो जून से बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी सिस्टर को पसंद करता हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी सिस्टर का फियांसे है? फिर जून हुआंग से बोलता है, वो एक स्कमबैग है, वो ठीक मेरी सिस्टर के बर्थडे के दिन उसे धोखा देगा, इसीलिए आगे चल करके वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और उसके बाद भी वो रात दिन मेरी सिस्टर को बहुत परेशान करने वाला है, यहाँ तक कि उसने मेरी सिस्टर को चोट भी पहुँचाई है। ये सुनने के बाद हुआंग जून से बेचैनी और गुस्से से बोलता है, क्या कहा तुमने? वो श्याओ को चोट पहुँचाने वाला है? उसके हाथों की मुट्ठी हल्के से कस जाती है। तभी जून हुआंग से बोलता है, ब्रदर इन लॉ, आपको मेरा यकीन करना होगा, जब आप मेरी सिस्टर को इतना ज्यादा चाहते हो तो अब तक आपने उसे बताया क्यों नहीं? ये सुनने के बाद हुआंग की आंखें एक ऐसे दर्द भरी बेचैनी में भर आती है जो कि वो सालों से छुपाता हुआ आ रहा था। फिर हुआंग ने गहरी सांस ली और जून से बोला, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने कोशिश की थी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे अचानक श्याओ की आवाज आई और वो अचानक भागते हुए आई और मुझे गले से लगा लिया अपना बॉयफ्रेंड समझकर। श्याओ को अपने इतने करीब देख करके उस पल मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। उसने भी ये जरूर महसूस किया होगा। ये सोचते हुए हुआंग के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर आगे हुआंग बोलता है, उस दिन मीटिंग के दौरान भी मैंने अपनी फिक्र दिखाते हुए उससे बोला था, अगर तुम चाहो तो मैं ये मीटिंग कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ ताकि वो शांति से अपना कॉल अटेंड कर सके। क्या उसे समझ नहीं आया कि
मैं सबके सामने उसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा हूँ। शाओ को देखते ही मेरी आंखों में प्यार झलकता है और मेरी आवाज नर्म हो जाती है। फिर जून हुआंग से बोलता है, ब्रदर इन लॉ, शियो मेरी सिस्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरी सिस्टर के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो। फिर हुआंग जून से बोलता है, तुम्हारी सिस्टर का ब्रेकअप कब हुआ था। फिर जून याद करने की कोशिश करते हुए बोलता है, 1000 दिन, इसका मतलब है कि आज। ये सुनते ही वांग बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए तुरंत उस जगह पे जाता है जहाँ पे शियो के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाली थी। इधर हम शियो को देखते हैं जो कि शियो के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए इंतजार कर रही थी, पर इधर शियो का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। ये देख कर के शियो उससे मासूमियत से पूछती है, तुम थोड़े उदास क्यों लग रहे हो। फिर शियो बोलता है कि शायद कल रात की पार्टी की वजह से। तभी शियो के दिमाग में अचानक जून की वो बात सायरन की तरह गूंजती है कि शियो एक स्कमबैग है और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना हो तो तुम उसके वीचैट में अपने आप देख सकती हो। और शियो बहाना बनाते हुए शियो से बोलती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। शियो के जाते ही शियो की सांसें अटक गई थी और उसने अपने कांपते हुए हाथों से शियो का फोन चेक किया। जैसे ही उसके सामने वो नाम फ्लैश होता है, शियो का दिमाग सुन पड़ जाता है। उस पर शियो के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है। तभी शियो अपने हाथों में पानी की बोतल लिए हुए वापस आता है। उस वक्त तक शियो का सब्र पूरी तरह टूट चुका था और वो शियो के चेहरे पे पानी फेंक करके गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। शियो समझ जाता है कि शान अब सब कुछ जानती है और वो उसे रोकते हुए उससे बोलता है, मेरी बात सुनो। फिर शियो उससे बोलती है कि तुम बस बहाना बना रहे हो। शान के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया था और वो बोलता है, वो हमारे ग्रुप मैनेजर की बेटी है, उसने पहले मेरे से बात करने की कोशिश की थी। उसके फादर की आइडेंटिटी क्या है तुम्हें पता है, इसीलिए मैं उन्हें नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तो बस उसकी बातों का जवाब दे रहा था। मैंने जो भी किया ये हम दोनों की बेहतर जिंदगी के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर और भी बेहतर हो। ये सुनने के बाद शियो गुस्से में पूरी तरह हैरान रह जाती है और शान से बोलती है कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे इसीलिए धोखा दिया क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। फिर शियो की आंखों में देखते हुए बिना किसी शर्म के बोलता है, अगर मैं इतना बेरहम आदमी होता तो तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ चुका होता, लेकिन मैं फिर भी आज यहाँ तुम्हारे साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने आया हूँ क्योंकि तुम मेरे से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है और इसीलिए मैं 2 टाइमिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये सुनने के बाद शियो को सांस लेना भी दर्दनाक लग रहा था। उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह से फट चुका था और वो शियो से बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स जरूर मजाक ये रहे होंगे, वरना तुम जैसा मजाक इस दुनिया में कैसे पैदा हो सकता था। ये बोलने के बाद शियो वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी शियो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देख करके शियो घबराते हुए अपना हाथ छुड़ाती है और शियो से बोलती है, मुझे जाने दो, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। फिर शियो गुस्से में चिल्लाते हुए शियो से बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए रिच हीयरड्रेस को छोड़ा है और तुम मेरे साथ इस तरह से पेश आ रही हो। शियो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक हुआन वहाँ पे आ जाता है और शियो का हाथ शियो के हाथों से दूर धकेलते हुए नफरत भरी निगाहों से देखते हुए उससे बोलता है कि शियो ने तुम्हें छोड़ने को कहा, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी वाइफ से बदतमीजी करे। फिर शियो हुआन की तरफ इशारा करते हुए शियो से हैरानी से पूछता है कि आखिर ये कौन है। शियो उससे कुछ बोल पाती उससे पहले हुआंग शियो का हाथ अपने हाथों से पकड़ के शियो का हाथ प्यार से अपने बाजुओं पे टिकाता है और शियो से बोलता है कि मैं शियो का पुराना हस्बैंड हूँ। ये सुनने के बाद तो शियो की भी सांसें अटक जाती है और वो घबराते हुए धीरे से अपने हाथों को शियो के बाजुओं से दूर हटाने की कोशिश करती है, पर तभी शियो उसका हाथ पकड़ के उसके हाथों को दोबारा अपने बाजुओं पे रखता है। तभी कमरे के अंदर अचानक कुछ लोग आते हैं और वांग के कहने पे शियो को धकेलते हुए वहाँ से ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शियो हॉल के बाहर आती है जहाँ पे जून उसका इंतजार कर रहा था। फिर जून शियो से बोलता है, मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगी। शियो के बाल हवा में उड़ रहे थे और वो जून को कुछ जवाब नहीं देती। फिर जून शियो से बोलता है, तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी मैरिज ब्रदर इन लॉ के साथ ही होगी। फिर शियो जून से बोलती है, सच कहूँ तो मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका है और मैं अभी भी इस बात को नहीं मानती। तभी वहाँ पे हुआंग आता है और शियो से बोलता है, मेरी फैमिली चाहती है कि मेरी मैरिज जल्द से जल्द हो जाए और वो इसके लिए मेरे ऊपर बहुत दबाव डाल रही है। हुआंग ने बहाना बनाते हुए बोला। फिर शियो हुआंग से बोलती है, भला कौन से एम्प्लॉय ऑफिस के बाद भी अपने बॉस के साथ रहना चाहेगी। आगे शियो डर के मारे कांपते हुए अपने मन में सोचती है, फिर घर पे भी मुझे किंग ऑफ हेल के ऑर्डर सुनने पड़ेंगे। पर हुआंग इस बार पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो शियो को हर कीमत पे अपनी बनाना चाहता था और वो शियो से बोलता है, मैं तुम्हें हर महीने के 5 मिलियन दूंगा। ये सुनने के बाद शियो हैरानी से हुआंग की तरफ देखती है। उस पल उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अगर मैं सिर्फ 1 महीने के लिए भी इनके साथ मैरिज कर लूं और फिर हमारा डाइवोर्स भी हो जाए तो भी ये मेरे लिए
बहुत बड़ा प्रॉफिट है और वैसे भी मैं अपने बॉस की मदद कर रही हूँ तो ये मेरे को फायर भी नहीं करेंगे। फिर शाओ हुआंग से बोलती है, पर मैं ही क्यों? क्या आप सच में मेरे ब्रदर के उस फ्यूचर वाली बात पे यकीन कर रहे हो? फिर हुआंग शाओ की तरफ मुड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोलता है, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैरिज करना ठीक रहेगा। फिर शाओ हिम्मत करते हुए हुआंग की तरफ देखती है और उससे अपने सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, चलिए बॉस। शाओ को इस तरह से देख करके हुआंग के चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आ जाती है, पर वो शाओ के सामने अपनी हंसी छुपाते हुए उस मैरिज हॉल में आगे की तरफ बढ़ता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शाओ अपने कांपते हुए हाथों से अपना मैरिज सर्टिफिकेट आगे बढ़ाते हुए बोलती है, बॉस ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। फिर शाओ अपनी नजरें उठा करके धीरे से अपने सामने खड़े हुए ठंडे और डोमिनेटिंग हुआंग की तरफ देखती है। हुआंग की भी नजरें उस वक्त शाओ के चेहरे पे टिकी हुई थी और वो शाओ से बेहद नरमी से बोलता है, अब तुम्हें मुझे बॉस बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फिर शाओ घबराते हुए धीरे से बोलती है, हुआंग। उस वक्त शाओ को अपने होठों पे अचानक हुआंग का नाम अजीब लग रहा था, पर शाओ के होठों से अपना नाम सुनने के बाद हुआंग के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी जून आगे बढ़ करके शाओ से बोलता है, सिस्टर अब तुम्हारी मैरिज हो चुकी है, इसीलिए ब्रदर इन लॉ का मतलब है कि तुम उन्हें हस्बैंड कह के बुला सकती हो। ये सुनने के बाद शाओ अपने मन में सोचती है, अब मैं इससे कैसे पीछा छुटाऊं, और वो जून से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। फिर हुआंग शाओ से बोलता है, अब तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आगे तुम हमेशा इसे एक हकीकत समझो। फिर शाओ अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके हुआंग को हस्बैंड कह के बुलाती है। ये सुनने के बाद हुआंग चाह करके भी शाओ के लिए अपना प्यार नहीं छुपा पाता। इधर शाओ का चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है और वो बहाना बना करके वहाँ से भाग जाती है। शाओ के जाने के बाद जूंग हुआंग के करीब आता है और उससे बोलता है, ब्रदर इन लॉ आपने सीधे सीधे अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं की? जब आप मेरी सिस्टर को इतने सालों से चाहते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों? फिर हुआंग जून से एक शांत और ठंडी आवाज में कहता है, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की जल्दबाजी वो तुम जैसे बच्चों का काम है जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो हम जैसे लोग करते हैं। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि शाओ अब सिर्फ मेरी है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं हुआंग अपनी कार में बैठे हुए अभी भी अपने हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट को देख रहा था। उस पल हुआंग के चेहरे पे शाओ के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था और वो अपने मन में बोलता है, कांग्रेचुलेशन शाओ, मैंने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं सुबह की रोशनी दीवारों पे पड़ रही थी। शाओ हुआंग के सामने होती है और हुआंग बिना कुछ बोले सिर्फ चुपचाप शाओ के चेहरे को देख रहा था। तभी शाओ की नजर अपने सामने से आती एक वुमन पे पड़ती है। उनके कानों में बड़े बड़े गोल्ड के इयररिंग थे और गले में एक महंगा स्कार्फ पहना हुआ था। उन्होंने कपड़े भी काफी महंगे ब्रांड के पहने हुए थे। ये देख करके शाओ अपने मन में सोचती है, मैं समझ गई, ये जरूर हुआंग की मदर होंगी। फिर शाओ अगले ही पल उस वुमन के सामने झुकते हुए बोलती है, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई मदर। ये देख करके हुआंग पूरी तरह से हैरान रह जाता है और अपनी हंसी छुपाते हुए शाओ से बोलता है, ये जैंगमा है। फिर जैंगमा शाओ से बोलती है, मैं नैनी हूँ। शाओ का चेहरा शर्म और एम्बेरसमेंट से लाल हो जाता है और वो हुआंग से बोलती है, तुम्हारी नैनी ने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे कि मुझे लगा। फिर शाओ अपने सामने हुआंग के घर को देखती है जो कि बेहद आलीशान था। उस पल शाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपने मन में सोचती है, ये हॉल इतना बड़ा है कि मैं इसमें पूरे दिन साइकिल चला सकती हूँ और ये वाइन तो मेरी 1 साल की सैलरी से भी ज्यादा महंगी है। हुआंग दूर खड़ा होकर के शाओ को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। इधर शाओ अपने मन में सोचती है, मैं एक अनजान पर्सन, वो भी किंग ऑफ हेल के घर में रहने जा रही हूँ, पर मुझे खुशी है कि ये घर इतना आलीशान है कि मैं अगर किसी कोने में भी हूँ तो इस किंग ऑफ हेल को पता भी नहीं चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं। कमरे की धीमी रोशनी में शाओ बेड के किनारे हुआंग के कमरे में बैठी होती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है, क्या मैं सच में बॉस के साथ एक ही कमरे में सोने वाली हूँ? तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और वो अपने सामने जो नजारा देखती है उसने शाओ की सांसें तेज कर दी थी। शाओ के सामने हुआंग बाहर आता है और इस वक्त उसने अपने ऊपर कुछ नहीं पहना था। ये देख करके शाओ का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपने मन में सोचती है, इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने? वैसे इसके चौड़े कंधे और परफेक्ट एब्स देख करके मुझे लग रहा है घबराना तो इस वक्त इसको मेरे से चाहिए और ये सच में मुझे फ्री में देखने के लिए मिल रहा है। मैं अपनी नजरें हटाना तो चाहती हूँ पर हटा नहीं पा रही हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? शाओ ने घबराते हुए अपने चेहरे को घुमाने की कोशिश की पर तभी अचानक हुयान उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और शाओ को पूरी तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ देख करके उससे पूछता है, तुम आखिर क्या सोच रही हो? फिर शाओ धीरे से अपनी आंखें खोलती है और हुयान को ऊपर से नीचे देखते हुए अपने कपकपाते हुए हाथों को हुयान की तरफ बढ़ाती है और उसे एक स्प्रे जो कि उसने हुयान से बचने के लिए लिया था देते हुए उसे बोलती है कि बॉस आप ये रख सकते हो, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। उस पल हुयान को तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं रात का अंधेरा अब और भी गहरा हो जाता है और शाओ हुयान के सामने सो रही
रही थी। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। हुयान चुपचाप दूर से श्याओ को सोते हुए देख रहा होता है। श्याओ को अपने सामने सोता हुआ देख करके हुयान की सांसें तेज हो जाती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं हुयान ने पहली बार श्याओ को अपने कॉलेज में देखा था, जब वो सुबह की रोशनी में गिटार बजा रही थी। उस पल हुयान की नजरें श्याओ के चेहरे से हट ही नहीं रही थी और उसके दिल का सबसे गहरा हिस्सा भी श्याओ के सामने हारा हुआ महसूस कर रहा था। उस पल हुयान को अपनी आंखों के सामने हर एक वो पल याद आते हैं जब जब उसने श्याओ को देखा था। हुयांग हर वक्त दूर से श्याओ को देखा करता था और श्याओ को इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। हुयांग उन यादों में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। अगली सुबह जब श्याओ की आंखें खुलती है तो सुबह की रोशनी उसके बेडरूम में फैल चुकी थी और वो जल्दी से तैयार होकर के लिविंग रूम में जाती है, जहाँ पे हुयान आराम से बैठा हुआ था। और श्याओ धीरे से जाकर के हुयान के पास बैठ जाती है। फिर नैनी श्याओ के पास आती है और उससे बोलती है, आज ब्रेकफास्ट में मटन नूडल्स हैं और चिकन नूडल्स हैं, आप क्या खाना चाहोगी? श्याओ कुछ बोल पाती उससे पहले हुयान अचानक बोलता है, श्याओ मटन नहीं खाती। ये सुनने के बाद श्याओ हैरानी से अपनी पलकें झुकाते हुए हुयान की तरफ देखती है और उससे बोलती है कि बॉस आपको ये कैसे पता है? हुयान की सांसें अटक जाती है, पर तभी श्याओ आगे बोलती है, ये जरूर आपको मेरे ब्रदर ने ही बताया होगा। फिर श्याओ नैनी से बोलती है, मुझे बहुत सारा नूडल्स देना। हुयांग की नजरें श्याओ के चेहरे पे टिकी होती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं हुयांग को जब पता चलता है कि श्याओ अक्सर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ का खाना उसे बहुत ज्यादा पसंद है, तो हुयांग सिर्फ श्याओ को देखने के लिए उस रेस्टोरेंट पे पार्ट टाइम जॉब करता है। उस दिन भी श्याओ मेमे के साथ बैठी होती है और हुयांग जानबूझ करके श्याओ को उसका ऑर्डर देने जाता है। उसी वक्त श्याओ मेमे से बोलती है, मुझे मटन बिल्कुल भी नहीं पसंद। उस पल हुयांग भी बहाने से श्याओ की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसी वक्त मेमे श्याओ से बोलती है, तुम इस बात से बच नहीं सकती, मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह का मैन पसंद है। हुयान की भी सांसें अटक जाती है, वो भी इस बात को बेसब्री से जानना चाहता था। फिर श्याओ मुस्कुराते हुए मेमे से बोलती है, मुझे वो लड़के पसंद है जो कि हैंडसम हो और बहुत अमीर हो, डोमिनेटिंग और एकदम अलूफ जैसे लोग, और मेरी ख्वाहिश भी है। उस पल हुयान श्याओ की हर एक ख्वाहिश बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी श्याओ आगे बोलती है, एक ऐसा पर्सन जो मेरा नाम अपने लोअर बैक पे टैटू करवाए। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे बैठे सभी लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई थी, पर हुआन धीरे से अपनी पलकें झपकाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मेमे श्याओ से बोलती है कि कौन सीईओ तुम्हारे लिए अपनी लोअर बैक पे टैटू करवाएगा। फिर श्याओ मेमे से बोलती है, मैं जानती हूँ कि बस मेरी एक ख्वाहिश है जो मैं जानती हूँ कि पूरा नहीं होने वाला। फिर हम 2 दिनों बाद देखते हैं हुयान एक दीवार के सामने खड़ा होकर के अपने कमरे में अपनी शर्ट बदल रहा होता है और हम उसके लोअर बैक पे श्याओ के नाम का टैटू देखते हैं। फिर हुआंग अपने सामने अपने कमरे की एक दीवार की तरफ देख रहा होता है जहाँ उसने अपने कमरे की दीवार पे श्याओ के हर एक ख्वाहिश को लिखा होता है। फिर हुआंग श्याओ के टैटू वाली ख्वाहिश पे पूरे होने का निशान लगाता है। उस पर हुआंग के चेहरे पे श्याओ की ख्वाहिश पूरी करने की खुशी साफ नजर आ रही थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हुआंग श्याओ से बोलता है, आज ऑफिस के लिए साथ में चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ अपने ऑफिस के लॉबी में होती है और भागते हुए लिफ्ट के पास खड़ी हो जाती है। हुआंग भी श्याओ के पीछे पीछे आ रहा था। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। हुआंग को अचानक अपने सामने देख करके वहाँ पे सभी लोग घबराते हुए हेलो मिस्टर शी बोलते हैं। ऑफिस में किसी को शक न हो इसीलिए श्याओ भी सबके सामने हुआंग को थोड़ा झुकते हुए हेलो मिस्टर शी बोलती है। ये सुनने के बाद हुआंग श्याओ की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरे से दूरी बनाना चाहती है? न जाने कब श्याओ मेरे से डरना बंद करेगी। फिर श्याओ लिफ्ट में जाती है और हुआंग भी उसके पीछे पीछे उसी लिफ्ट में आता है। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और कॉरिडोर में खड़ी एक वुमन जिसका नाम आदुओ था अपने चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान लेकर के हुआंग की तरफ भागते हुए आती है और हुआंग से बोलती है कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, क्या आज रात हम साथ में डिनर पे चले? जैसा कि मेरे फादर ने कहा था हम दोनों को एक दूसरे को और करीब से जानना चाहिए। पर हुआंग का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसकी गहरी काली आंखों में आदुओ के लिए कोई जज्बात नहीं थे और हुआंग आदुओ से बर्फीली आवाज में बोलता है, आज नहीं। श्याओ भी अपनी नजरें चुराने की कोशिश करती है। फिर आदुओ और कोशिश करते हुए हुआंग से बोलती है, तो क्या हम कल चल सकते हैं? हुआंग की जॉ लाइन थोड़ी सी टाइट हो जाती है और वो आदुओ से बोलता है, आज कल या परसों मुझे कभी भी अलाउड नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि मैं रोज रात को अपनी वाइफ के साथ डिनर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कुछ देर के लिए वहाँ पे हर एक इंसान की सांसें अटक जाती है। ये सुनने के बाद श्याओ का भी चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है, क्या बॉस पूरी तरह से पागल हो चुके हैं? आदुओ को तो यकीन ही नहीं होता और वो शान से बोलती है, अगर तुम मुझे मना करना चाहते हो तो तुम्हें इतने अजीब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ आखिर कौन है तुम्हारी वाइफ? ये सुनने के बाद श्याओ की धड़कनें तेज हो जाती है और हुआंग के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। पर इससे पहले वो श्याओ का नाम लेता श्याओ अचानक वहाँ से भाग जाती है। फिर
कुछ देर बाद हम देखते हैं शाओ अपने डेस्क पे बैठ करके अपना काम कर रही होती है। तभी अचानक उसे मेमे का मैसेज आता है। शाओ उस मैसेज को पढ़ती है जिसमें मेमे उससे बोलती है, अभी तक मेरा फर्नीचर शॉप खोल ही नहीं पाया, इसीलिए मैं कल गॉड ऑफ वेल्थ के पास जाने का सोच रही हूँ। तभी शाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मेमे से बोलती है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज तुम्हारी शॉप पे गॉड ऑफ वेल्थ को ही लेकर के आ रही हूँ। इधर हम हुआन को देखते हैं जो कि अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। तभी अचानक हुआन के फोन पे एक मैसेज आता है। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी और वो देखते हैं शाओ से पूछती है कि बॉस क्या ऑफिस के बाद आपके पास वक्त है, मुझे आपके साथ कुछ काम था। शाओ का मैसेज देख करके हुआन के चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आ जाती है जो कि पहले वहाँ पे कभी किसी ने नहीं देखी थी। और हुआन मुस्कुराते हुए शाओ को मैसेज करते हुए बोलता है, मैं अपनी वाइफ की अरेंजमेंट सुनूंगा। ये देख करके शाओ के चेहरे पे भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपने मन में सोचती है आखिर ये कहना क्या चाहता है, लगता है कि ये किंग ऑफ हेल सच में मेरी बात मानता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं शाओ हुआन के साथ उस बड़े से फर्नीचर स्टोर के दरवाजे पे खड़ी होती है। हुआन शाओ से बोलता है, तो तुम्हें जो मेरे साथ करना था वो ये है। फिर शाओ मासूमियत से हुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है, हालांकि ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है पर मेरे यकीन मानिए ये जगह बहुत ही वार्म है। उस पल हुआन की नजरें सिर्फ शाओ के चेहरे पे टिकी होती है और शाओ थोड़ा आगे बढ़ के एक फर्नीचर हुआन को दिखाते हुए उससे बोलती है, जैसा कि मैंने देखा आपके पास बहुत सारी ट्रॉफीज हैं पर अब उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ रही है और आगे चल के आपको और भी अवार्ड्स मिलने वाले हैं, इसीलिए आपको इस नए फर्नीचर की जरूरत है। शाओ एक बहाना बनाकर मुस्कुराते हुए हुआन की तरफ देखती है। हुआन की शिकारी जैसी आंखें शाओ के चेहरे पे गड़ी हुई थी और वो शाओ से बोलता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी चीजों पे इतना ध्यान देती हो, हालांकि फिलहाल जो मेरे पास फर्नीचर है वो अवार्ड्स के लिए काफी बड़ा है। फिर शाओ शर्म से पूरी तरह घबरा जाती है और सिचुएशन से भागते हुए किंग साइज बेड की तरफ जाती है। और भी बहुत कुछ है, एक अच्छा बेड होना बहुत जरूरी है। शाओ ने जल्दी जल्दी हकलाते हुए बोलना शुरू किया। फिर हुआन भी शाओ के साथ साथ उस बेड पे बैठता है। फिर शाओ अपने हाथों से बेड के गद्दों को दबाते हुए और उस पे कूदते हुए हुआन से बोलती है, आप चाहो तो इस पे कुछ भी कर सकते हो और ये टूटेगा नहीं। जैसे ही शाओ के मुंह से ये शब्द निकलते हैं हुआन अपनी आंखों की आईब्रो हल्की सी ऊपर उठाए हुए शाओ के चेहरे की तरफ देखता है। हुआन को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए शाओ का दिल इतने तेजी से धड़कने लगता है कि उसे खुद से शर्म आने लगती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शाओ हुआन के साथ उस बिलिंग टेबल पे जाती है जहाँ पे उसके सामने मेमे खड़ी थी और हुआन से बोलती है, बॉस हमने जो अभी फर्नीचर देखा मुझे लगता है कि वो सब ले लेना चाहिए। शाओ की बातें पूरी हो पाती उससे पहले हुआन शाओ को अपना ब्लैक कार्ड देते हुए उससे बोलता है, तुम्हें जो पसंद आए तुम ले सकती हो। ये सुनने के बाद शाओ खुशी से झूम उठती है और मेमे को अपनी आंखों से इशारा करती है। पर तभी हुआन शाओ के चेहरे की तरफ हैरानी से देखते हुए उसके करीब आता है, क्या ये तुम्हारी दोस्त नहीं है? हुआन ने काउंटर पे खड़ी हुई मेमे की तरफ देखते हुए शाओ से बोला, तो तुम मुझे यहाँ पे इसीलिए लाई ताकि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक बड़ी डील दिला सको। हुआन की आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठहराव था, जैसे कि वो सब कुछ पहले से जानता हो। फिर शाओ अपने मन में सोचती है, मैं बुरी तरह पकड़ी गई। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। ऐसी बात नहीं है। शाओ घबरा करके हकलाते हुए बोलती है, मेरे पास आपके लिए भी कुछ है। फिर हुआन थोड़ा आगे झुकते हुए हैरानी और गहरी दिलचस्पी से शाओ से बोलता है, क्या सच में? शाओ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और वो जल्दी से अपने बैग को टटोलते हुए और शान से बोलती है, आपको इनमें से जो चूज करना है आप कर सकते हो। ये देख करके मेमे पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है पर हुआन के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो शाओ के हाथों से एक पेन लेते हुए उससे बोलता है, मुझे ये वाला पसंद है। फिर हुआन उस सस्ते पेन को अपने महंगे सूट में इतने ध्यान से रखता है जैसे कि उसके हाथ में कोई खजाना लग गया हो। फिर शाओ हुआन के कार्ड को उसके तरफ वापस बढ़ाती है पर हुआन उस कार्ड को लेने के बजाय शाओ के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, ये मेरा सैलरी कार्ड है, आज के बाद मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, तुम आगे से इसे यूज कर सकती हो। घर में कुछ नया फर्नीचर ले आओ या अपने लिए कुछ भी खरीद लो, तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। तुम जो भी खर्च करोगी मैं उसे वापस कमा लूंगा। फिर शाओ हुआन से बोलती है, बॉस हमारी मैरिज तो फेक है ना? हुआन की आईब्रोज हल्की सी ऊपर होती है और वो अपनी गहरी काली आंखें शाओ के चेहरे पे गड़ाए हुए उससे बोलता है, क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट असली नहीं है? शाओ अपना सर झुका करके हाँ में जवाब देती है। फिर हुआन बिना अपनी नजरें हटाए हुए बोलता है, तो फिर फेक क्या है? उस पर शाओ को समझ ही नहीं पाती और हुआन वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शाओ हुआन के साथ अपने घर पे वापस आती है। तभी अचानक जून भागते हुए शाओ के पास आता है और उससे घबराते हुए बोलता है, सिस्टर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मदर को इस बारे में पता चल गया है कि तुमने शिव के साथ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया। शाओ का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। तभी अचानक उसके फोन पे उसकी मदर का कॉल आता है और शाओ डर के मारे घबराते हुए अपने फोन को जून की तरफ उछाल देती है। उस वक्त जून भी उतना
ही ज्यादा डरा हुआ था और वो भी तुरंत घबराते हुए शाओ का फोन हुआंग की तरफ उछाल देता है। अपने हाथों में फोन आते ही हुआन बिना कुछ ज्यादा सोचे उस फोन को पिक करके अपने कानों के पास रखता है। आज रात डिनर के लिए घर पे आओ, शाओ की मदर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है। हुआन को जवाब दे पाता उससे पहले शाओ घबराते हुए हुआन के करीब आती है और अचानक अपने हाथों से उसके मुंह को ढक लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ देर बाद देखते हैं शाओ हुआंग के साथ अपनी मदर के साथ बैठी होती है। फिर शाओ की मॉम हुआंग की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलती है ये कौन है। फिर शाओ अपनी मदर को जवाब देते हुए बोलती है ये मेरे बॉस है और ये मेरा हस्बैंड भी है। ये सुनने के बाद शाओ की मदर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए उससे बोलती है क्या कहा तुमने, तुम्हारा बॉस जो कि तुम्हारा हस्बैंड भी है? पर तुम तो हमेशा ये कहती थी कि तुम्हारा बॉस किंग ऑफ हेल है। वो एकदम गुस्सैल और बेहद कोल्ड हार्टेड है। ये सुनने के बाद हुआन धीरे धीरे शाओ के करीब आते हुए अपनी नजर उसके चेहरे पे टिकाता है और वो बचने के लिए बहाना बनाते हुए बोलती है क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर शाओ की मदर उससे बोलती है तुमने बिल्कुल ऐसा ही कहा था। अब शाओ के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो जोर से हंसते हुए बोलती है दरअसल बात यह है कि मैं हुआन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं अक्सर उन्हीं के बारे में बात करती हूँ। ये सुनने के बाद हुआन अपनी हंसी छुपाते हुए शाओ से बोलता है मुझे तुम्हारे फादर के पास जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं हुआन शाओ के फादर के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है जहाँ पे उसके हाथों में एक वाइन का ग्लास होता है। शाओ के फादर हुआन से बोलते हैं अगर तुमने मेरी डॉटर को परेशान किया, पर तभी हुआ उनकी बातों को बीच में काटते हुए बोलता है मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि जब मैंने शिव को उसका हाथ थोड़ा जोर से पकड़े हुए देखा था मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा था। उस पल मैं अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार था और मैं शाओ को थोड़े से भी दर्द में नहीं देख सकता। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था और हुआन ने इतनी ज्यादा वाइन पी ली थी कि वो अपने होश खो बैठता है। ये देख करके शाओ हुआन के करीब आती है और उसे अपने साथ उठा करके अपने बेडरूम में ले जाती है। फिर शाओ हुआन को अपने बेड पे लिटा देती है। उसके सोते हुए चेहरे को देखते हुए उससे बोलती है आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए आज के लिए मैं तुम्हें अपने बेड पे सोने दे सकती हूँ। फिर शाओ हुआन के सोते हुए चेहरे को देखते हुए बोलती है ये सोते हुए भी कितना डरावना लग रहा है। फिर शाओ अपने सॉफ्ट टॉयज को हुआन के चेहरे के पास रख करके बोलती है अब तुम थोड़े कम गुस्सैल लग रहे हो। फिर शाओ हुआन के सोते हुए चेहरे को देखते हुए उसके थोड़ा करीब आकर के बोलती है वैसे ये किंग ऑफ हेल सच में बहुत हैंडसम है। तभी अचानक हुआन की आंखें खुलती है और वो शाओ को अपने सामने देख करके अपने हाथों से शाओ की नेक को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है। ये सब इतना अचानक होता है कि शाओ को समझ ही नहीं पाती और हुआन शाओ को किस करता है जब तक कि उन दोनों की सांसें फूल नहीं जाती। अचानक हुआन को अपने इतने करीब देख करके शाओ का दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं सुबह की रोशनी शाओ के कमरे में पड़ रही होती है और शाओ अपने सोफे पे बैठी होती है। तभी हुआन शाओ के पास आता है और उसके करीब बैठते हुए उससे बोलता है क्या कल रात तुम लिविंग रूम के सोफे पे सोई हुई थी? फिर शाओ अपने मन में सोचती है क्या इसे सच में कुछ याद नहीं है? तभी हुआन शाओ के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कल रात मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और हुआन शाओ के दिए हुए 2 रैबिट्स को आगे बढ़ाते हुए बोलता है और ये रहे तुम्हारे सॉफ्ट टॉयज जो कल रात तुमने मुझे दिए थे। शाओ को याद आता है कि हुआन पूरी रात इन रैबिट्स को शाओ समझ के कस के पकड़ के सोया हुआ था और वो हुआन से बोलती है मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें तुम रख सकते हो। फिर हुआन शाओ से बोलता है क्या सच में तुम इन्हें मुझे देना चाहती हो एक गिफ्ट के तौर पे? शाओ धीरे से अपना सर झुकाते हुए हुआन को हाँ में जवाब देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं हुआन अपने ऑफिस रूम में होता है जहाँ पे उसने अपने ठीक सामने अपने टेबल पर शाओ के दिए हुए सारे तोहफों को इस तरह से सजाया होता है जैसे कि उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया हो। तभी हुआन का सेक्रेटरी उसके पास आता है। फिर हुआन के सामने एक फाइल और महंगा पेन आगे बढ़ाते हुए बोलता है बॉस आपको कुछ जरूरी कागजों पे साइन करना है। पर हुआन सेक्रेटरी के हाथों से वो महंगा पेन लेने की बजाय अपने सामने रखा हुआ शाओ का पेन उठाता है और उस पेन से उन कागजों पे साइन करता है। ये देख करके सेक्रेटरी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और इधर हम देखते हैं रेबेका को जो कि हुआन की बिजनेस पार्टनर थी और आज वो 3 महीने बाद अपना फॉरेन ट्रिप करके वापस आई थी। कॉरिडोर से जाते हुए रेबेका अपने सेक्रेटरी से बोलती है क्या मिस्टर शी कंपनी में है? पिछले 3 महीनों में ये कंपनी और मिस्टर शी कैसे थे? तभी रेबेका की सेक्रेटरी उससे बोलती है मिस्टर शी की मैरिज हो चुकी है। ये सुनने के बाद रेबेका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस वक्त रेबेका का चेहरा शौक और गुस्से से पीला पड़ गया था। तभी रेबेका अचानक शाओ से टकराती है और शाओ इस बात से पूरी तरह अनजान कि रेबेका जिसे ढूंढ रही है उसके सामने खड़ी है। रेबेका को हेलो बोल के वहाँ से चली जाती है जहाँ पे जून उसका इंतजार कर रहा था। जून शाओ के सामने सूप का डब्बा रखते हुए उससे बोलता है डैड ने ब्रदर इन लॉ के लिए हैंगओवर सूप बनाया था। तभी जून का ध्यान अचानक सामने से आती हुई एक वुमन रेबेका पे जाता है और वो शाओ से बोलता है मैं इस वुमन को जानता हूँ। उसने दूर से रेबेका को घूरते हुए बोला वो तुम्हारी मैरिज में सबसे बड़ी ट्रबल मेकर बनने वाली है। फिर शाओ जून से बोलती है
है, अपनी बकवास बंद करो। वो ऑफिस की सबसे सुंदर और कामयाब एग्जीक्यूटिव है, वो भला मेरे लिए मुसीबत क्यों खड़ी करेगी। फिर जून श्याओ की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए बोलता है वो सच में हुयान को पसंद करती है। जब हुयान ने सबके सामने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते का ऐलान किया था तो उस वुमन ने तुम्हें बदनाम करने के लिए मिलियंस खर्च किए थे ताकि वो तुम्हें ब्रदर इन लॉ से दूर कर सके। फिर जून श्याओ से बोलता है मैं अभी जाकर के अपने ब्रदर इन लॉ को इस बारे में सब बता देता हूँ। और वो वहाँ से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा ही रहा होता है। तभी श्याओ जून को रोकते हुए उससे बोलती है वहीं रुको। श्याओ ने अपने शैतानी दिमाग में एक मास्टर प्लान बनाया और वो जून से बोलती है उसने मुझे हुयान से दूर करने के लिए मिलियंस खर्च किया था, तो फिर जो इंसान उसने ढूंढा था वो मैं क्यों नहीं हो सकती। बजाय इसके कि हम किसी और को इसका फायदा उठाने दे, क्यों ना वो ये सारे पैसे फ्री में मुझे ही दे दे। और इधर हम रेबेका को देखते हैं जो कि हुयान के सामने खड़ी होकर के उससे बोलती है लोगों ने मुझे बताया कि तुमने मैरिज कर ली है, पर तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें डेटिंग में और मैरिज में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज में जलने वाली चुभन साफ नजर आ रही थी। फिर हुयान बेहद ठंडी आवाज में रेबेका से बोलता है मेरी मैरिज जल्दबाजी में हुई थी। फिर रेबेका हुयान से बोलती है तो फिर क्या ये एक एक्सीडेंट है। ये सुनने के बाद हुयान का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और वो रेबेका से बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसे बहुत सालों से पसंद करता हूँ, बस मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी सच में उससे मैरिज हो जाएगी। रेबेका का चेहरा गुस्से और जेलसी से लाल हो जाता है। तभी हुयान के फोन पे श्याओ का मैसेज आता है और वो हुयान से बोलती है बॉस मेरे फादर ने आपके लिए हैंगओवर सूप बनाया है। अपने फोन पे श्याओ का मैसेज देखते ही हुयान के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो श्याओ से बोलता है वहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। फिर हुयान रेबेका से बोलता है कि मुझे लगता है हमारी बातें खत्म हो चुकी हैं और तुरंत वहाँ से उठ करके ऑफिस के कैंटीन की तरफ जाता है जहाँ पे श्याओ पहले से उसका इंतजार कर रही थी। फिर हुयान श्याओ के हाथों से वो सूप लेते हुए उससे बोलता है मुझे घर आने में देरी हो जाएगी, इसीलिए तुम जल्दी चली जाना। तभी रेबेका दूर से हुयान को श्याओ के साथ देख लेती है। रेबेका का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं श्याओ कॉरिडोर से गुजर ही रही होती है। तभी रेबेका उसे रोकते हुए बोलती है हुयान तुमसे इतने नरमी से बात क्यों कर रहा था और उसने तुम्हारे हाथों से सूप क्यों लिया। उसने नफरत और गुस्से से घूरते हुए कहा। अचानक रेबेका को अपने सामने इस तरह से देख करके श्याओ का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगता है। पर तभी श्याओ अपने मन में सोचती है ये अच्छा मौका है और मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। मुझे प्रेसिडेंट की वाइफ ने ये हैंगओवर सूप उन तक पहुँचाने के लिए कहा था। रेबेका का शक और गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं बॉस की वाइफ की बचपन की दोस्त हूँ और उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं उन दोनों को अलग करूँ तो तुम्हें मुझे इसके ज्यादा पैसे देने होंगे। ये सुनने के बाद रेबेका श्याओ की तरफ हैरानी से देखने लगती है और श्याओ आगे बोलती है रेबेका पैकेज 30,000 युआन का है। मैं उसे हर बार अपने साथ बाहर बुलाऊंगी जिससे कि वो बॉस के साथ कम वक्त बिता पाएगी और हर बारी तुम्हें मुझे 20,000 युआन देने पड़ेंगे। मैं उसे बताऊंगी कि वो बॉस के बिल्कुल भी लायक नहीं है, जिससे कि वो खुद ही बॉस को छोड़ देगी। फिर रेबेका श्याओ की तरफ देखते हुए उससे बोलती है लगता है कि तुम अपनी दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिसको हायर कर रही है वो खुद हुयान की वाइफ है। फिर श्याओ रेबेका से बहाना बनाते हुए बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो अपने फ्रेंड को इतना ज्यादा पसंद करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरे पास रहे। ये बोलने के बाद श्याओ के चेहरे पे एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ जाती है और रेबेका श्याओ को हैरानी से देखने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं श्याओ अपने फोन पे एक लंबा मैसेज टाइप कर रही थी। ये देख करके जून श्याओ से बोलता है सिस्टर तुम ये क्या कर रही हो। श्याओ जून को जवाब देते हुए बोलती है मैं इस वक्त खुद की बुराइयां कर रही हूँ। फिर श्याओ अपना लिखा हुआ मैसेज पढ़ना शुरू करती है जिसमें उसने अपने बारे में बहुत कुछ बुरा लिखा था। उस मैसेज को सुनने के बाद जून पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तभी दरवाजे के पास से एक जानी पहचानी आवाज आती है तुम ये क्या कर रही हो। हुयान दरवाजे से कमरे की तरफ अंदर आते हुए बोलता है तुम ये मैसेज खुद को भेज रही हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। अचानक हुयान को अपने सामने देख करके श्याओ के हाथ डर के मारे कपकपाने लगते हैं और जून भी बहाना बनाते हुए बोलता है मुझे कुछ काम याद आ गया और वहाँ से भाग जाता है। जून के जाने के बाद श्याओ घबरा कर हकलाते हुए बोलती है किसी ने मुझे बॉस को उनकी वाइफ से दूर करने के लिए पैसे ऑफर किए थे। हुयान की गहरी काली आंखें श्याओ के चेहरे पे टिकी होती है और वो उससे बोलता है कौन है वो। श्याओ की सांसें अटक जाती है और वो हुयान से घबराते हुए बोलती है मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकती और वो मेरी शुगर डैडी है, इसीलिए मुझे अपनी कस्टमर की पहचान छुपानी चाहिए और कुछ दिनों बाद हम दोनों वैसे ही अलग होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि इस बात का फायदा उठा लिया जाए और सिर्फ एक मैसेज भेजने की मुझे 50,000 युआन मिल रहे हैं जो कि किसी भी आम जॉब से बहुत ज्यादा है। फिर हुयान श्याओ से बेहद नर्म आवाज में बोलता है मैं तुम्हें हर महीने के 5 मिलियन दे रहा हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए कम है। और तुमसे ये किसने कहा कि ये सब सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। क्या मैंने कहा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। श्याओ के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो हुयान से बोलती है आपने मुझे नहीं
नहीं बोला, पर मैं ये बात जानती हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तभी हुयान शाओ की बातों को बीच में काटते हुए उससे बोलता है वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर हुयान धीरे धीरे अपने कदम शाओ की तरफ बढ़ाता है और उससे बोलता है जो मैसेज तुमने अपने आप को भेजा वो बिल्कुल गलत है। तुम कोई आम वुमन नहीं हो, तुम बेहद खास और कीमती हो। 3 सालों से तुमने कंपनी में कोई भी गलती नहीं की। आगे हुयान शाओ के हर डर को पिघलाते हुए थोड़ा और करीब आता है और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। इतनी बड़ी भीड़ में भी मेरी नजरें सिर्फ तुम्ही पे टिकी होती हैं। तुम एक चमकते हुए सितारे की तरह हो, इसीलिए चेन शाओ तुम इस दुनिया की हर एक खुशी डिजर्व करती हो। ये सुनने के बाद शाओ अपने मन में सोचती है आखिर इसे क्या हो गया है, क्या ये किंग ऑफ हेल सच में मेरी तारीफ कर रहा है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शाओ ये सब सोच ही रही होती है, तभी अचानक शाओ को जून के कॉलेज से एक कॉल आता है और वो शाओ को जून का रिजल्ट बताते हुए बोलते हैं इस साल जून की 52 रैंक है, जबकि जून की क्लास में 52 ही स्टूडेंट्स थे, यानी कि वो सबसे आखिरी था। फिर शाओ एक नकली मुस्कुराहट के साथ हुयान से बोलती है आप कुछ देर मेरा यहाँ पे बैठ के इंतजार क्यों नहीं करते, और हाँ आप बाहर मत आना। ये बोलने के बाद शाओ वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉल में से शाओ के चिल्लाने की आवाज आती है तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। शाओ जून के पीछे भागकर चिल्लाते हुए बोलती है। हुआन ऊपर खड़ा होकर के ये सब देख रहा था। हुआन के चेहरे पे एक हंसी आ जाती है और वो अपने मन में सोचता है शाओ सच में बहुत प्यारी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कमरे की धीमी रोशनी में शाओ हुआन के बराबर में लेटी होती है। तभी अचानक शाओ को याद आता है जून ने बोला था कि हुआन ने अपने लोअर बैक पे उसके लिए टैटू करवा रखा है। शाओ अपने मन में सोचती है क्या ये किंग ऑफ हेल सच में मुझे पसंद करता है? अगर मैं बॉस के लोअर बैक पे वो टैटू देख लूं तो मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। हुयान शाओ के ठीक सामने गहरी नींद में सो रहा था। ये देख करके शाओ हुयान के पास आती है और डरते डरते उसके शर्ट को थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी लोअर बैक देख पाए, पर उससे पहले शाओ वो टैटू देख पाती। अचानक हुयान की नींद खुल जाती है। ये देख करके शाओ डर के मारे पीछे हट जाती है। तभी हुयान शाओ से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? शाओ का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है और वो घबराते हुए हुयान से बहाना बनाने की कोशिश करती है वो मैं, पर तभी हुयान अचानक शाओ को अपने करीब खींचता है और उसे अपने बाजुओं से कवर करते हुए अपने करीब लेटा लेता है। हुयान को अचानक अपने इतने करीब देख करके शाओ का दिल जोरों से धड़कने लगता है और हुयान शाओ के बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है चलो अब सो जाओ। फिर शाओ भी हुयान के बेहद करीब उसकी बाहों में सो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं दिन ढल चुका था। शाम को शाओ अपने घर पे आती है और जून उसे देख करके हैरानी से बोलता है सिस्टर क्या तुम ब्रदर इन लॉ के साथ नहीं हो? शाओ जून को ना में जवाब देती है। फिर जून शाओ से बोलता है ये तो अजीब बात है, मुझे लगा था कि आज वही दिन है जिस दिन तुम दोनों की पहली किस हुई थी। ये सुनने के बाद शाओ पूरी तरह हैरान रह जाती है और जून से बोलती है मुझे पूरी बात बताओ। फिर जून शान से बोलता है मुझे ब्रदर इन लॉ ने बोला था ऑफिस के एनुअल पार्टी के दिन ही तुम दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। तुमने लॉटरी में ग्रैंड प्राइज जीता था जिसमें तुम्हें हुयान के साथ डिनर करने का मौका मिला था, पर उसी दिन शिव के साथ तुम्हारा ब्रेकअप भी हुआ था, इसीलिए तुमने अनजाने में कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी। उस दिन काफी रात हो गई थी और तुमने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी, इसीलिए ब्रदर इन लॉ तुम्हें अपने साथ घर छोड़ने जा रहे थे, पर तुम अपने होश पूरी तरह खो बैठी थी और तुम अचानक ब्रदर इन लॉ का चेहरा पकड़ के उन्हें किस करने लगी थी। और हम देखते हैं कि शाओ को अपने इतने करीब देख करके हुयान की दिल की धड़कनें इतने जोरों से धड़क रही थी कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी और वो शाओ से बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? शाओ उसके चेहरे पे अपनी उंगलियां फेरते हुए उससे बोलती है मुझे लगता है कि तुम मेरे बॉस हो, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर हुयान भी अपने हाथों से शाओ की कमर को पकड़ता है और उसे किस करता है जब तक कि शाओ की सांसें फूल नहीं जाती और वो सो नहीं जाती। अब सीन प्रेजेंट में आता है। इस साल मैंने अपना लॉटरी प्राइस 50,000 यान में रिबेका को बेच दिया। शाओ ने घबरा के हकलाते हुए जून से बोला बॉस के साथ डिनर, ये तो मैं रोज ही घर पे करती हूँ, ये प्राइस मेरे किसी काम का नहीं था। ये सुनने के बाद जून पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और शाओ से बोलता है सिस्टर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। ब्रदर इन लॉ ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए स्पेशल प्राइस सेट किया था ताकि वो तुम्हें अकेले में डेट पे ले जा सके। ये सुनने के बाद शाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इधर हम हुआन को देखते हैं जो कि बेसब्री से शाओ का इंतजार कर रहा था उसी प्राइवेट डाइनिंग रूम में जिसे उसने अपने हाथों से शाओ के लिए सजाया हुआ था। पर अचानक अपने सामने शाओ की जगह रेबेका को देख करके हुआन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। रेबेका भी अपने आसपास उस डाइनिंग रूम को इस तरह से सजा हुआ देख करके हुआन से बोलती है तो तुमने शाओ के लिए इतनी सारी अरेंजमेंट की है। रेबेका को इस बात का एहसास होता है कि हुआन की वाइफ और
कोई नहीं बल्कि श्याओ खुद है। और रेबेका हुयान से बोलती है तो चेन श्याओ तुम्हारी वाइफ है। हुयान के चेहरे पे एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो रेबेका से बेहद ठंडी आवाज में बोलता है तो वो तुम ही थी जो मेरी वाइफ के खिलाफ प्लॉट कर रही थी। फिर रेबेका हुयान से बोलती है मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि श्याओ तुम्हें पसंद करती है, वरना वो मुझे तुम्हारे पास सिर्फ 50,000 युआन में नहीं भेजती। ये सुनने के बाद हुयान का शरीर गुस्से से कांपने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं रात का अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। हुयान अपने कमरे की धीमी रोशनी में बैठा होता है। तभी अचानक श्याओ उधर आती है। उसने मेमे के साथ कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी। श्याओ के कदम लड़खड़ा रहे होते हैं और वो गिरने वाली होती है, पर तभी हुयान अचानक श्याओ के करीब आता है और श्याओ को संभालते हुए उसकी कमर को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उस पल श्याओ के शरीर का पूरा वजन हुयान के ऊपर था और उसकी नजरें श्याओ के चेहरे पे टिकी हुई थी। तभी हुयान के दिमाग में रेबेका की कही हुई वो बात गूंजती है, श्याओ तुम्हें पसंद नहीं करती इसीलिए उसने इतने आसानी से इस डिनर को मुझे बेच दिया। हुयान के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, पर उस पल भी उसे श्याओ की ज्यादा फिक्र थी। हुयान श्याओ के करीब आता है और उसे अपनी गोद में उठा करके अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है। श्याओ हुयान के चेहरे की तरफ हैरानी से देख रही होती है। तभी हुयान श्याओ को अपनी गोद से उतार करके अपने सामने बेड के ऊपर लेटा देता है। फिर हुयान अपनी गहरी काली आंखें श्याओ के चेहरे पे गड़ाए हुए श्याओ के सामने बैठ जाता है। श्याओ हुयान के करीब आती है और अपनी उंगलियों से हुयान के चेहरे को छूते हुए उससे मुस्कुराते हुए बोलती है क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? फिर श्याओ हुयान की और करीब आते हुए उसके कान के पास धीमी आवाज में बोलती है मैंने तुम्हें सेल कर दिया, मुझे इस बात के लिए सच में बुरा लग रहा है। उसकी गर्म सांसें हुयान के गर्दन पे पड़ रही थी। फिर श्याओ मुस्कुराते हुए हुयान की तरफ देखने लगती है और श्याओ के मुंह से ये सुनने के बाद हुयान का दिल तेजी से धड़कने लगता है और हुयान श्याओ के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके अपना सारा कंट्रोल खो बैठता है और अचानक श्याओ के करीब आकर के उसे किस करता है। श्याओ भी हुयान के कंधों पे अपना हाथ रखती है और हुयान को किस करती है। वो किस इतनी लंबी होती है कि कुछ देर बाद श्याओ की सांसें बुरी तरह फूलने लगती है और वो हुयान को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। ये देख करके हुयान कुछ देर के लिए श्याओ से पीछे हटता है और कुछ देर बाद श्याओ के चेहरे को अपने करीब करके उसे दोबारा किस करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं श्याओ मेमे के साथ एक लॉन्च में होती है। कुछ देर बाद मेमे को एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे अपने फर्नीचर स्टोर के लिए एक बहुत बड़ी फंडिंग मिली होती है और मेमे को इसीलिए वहाँ से अचानक जाना पड़ता है। मेमे की अचानक चले जाने के बाद श्याओ वहाँ पे बिल्कुल अकेली रह जाती है। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। श्याओ जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है उसे अपने सामने हुयान दिखता है जो कि श्याओ के ठीक पीछे अपने कुछ दोस्तों के साथ था। हुयान की गहरी काली नजरें भी श्याओ के चेहरे पे टिकती है और श्याओ घबरा जाती है। तभी हुयान का एक दोस्त उससे बोलता है आखिरी बार कब था जब तुमने किसी वुमन को किस किया? हुयान की नजरें अभी भी श्याओ के चेहरे पे टिकी थी और वो बिना हिचकिचाए श्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है कल रात को। ये सुनने के बाद श्याओ पूरी तरह से उदास हो जाती है और अपने मन में सोचती है इसका मतलब बॉस ने कल रात सच में रेबेका को किस किया था। एक्चुअली कल श्याओ ने इतनी ज्यादा वाइन पी ली थी कि उसे कल रात के बारे में कुछ याद ही नहीं होता और उसे लगता है कि श्याओ रेबेका के बारे में बात कर रहा है। इधर श्याओ के साथ कल रात के बारे में सोचते हुए हुयान के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। ये देख करके हुयान के दोस्त उससे बोलते हैं तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम सच में उस वुमन को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। अभी उस वुमन को कॉल करो जिसे कल रात तुमने किस किया था। इधर श्याओ जेलसी और गुस्से से लाल हो जाती है और वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी अचानक श्याओ के फोन पे हुयान का कॉल आता है। ये देख करके श्याओ पूरी तरह से हैरान रह जाती है। तभी श्याओ को अपने पीछे से आवाज आती है आखिर तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? हुयान ने थोड़ा आगे झुकते हुए अपनी भारी आवाज में बोला। श्याओ की सांसें अटक जाती है और वो अपने मन में सोचती है कल रात इसने किसी और को किस किया और कवर करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये सच में एक किंग ऑफ हेल है। तभी हुयान अपने कदम धीरे धीरे श्याओ की तरफ बढ़ाता है और श्याओ के करीब आकर के अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ते हुए सबके सामने बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। ये देख करके वहाँ पे श्याओ के साथ साथ बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं रात की ठंडी हवा में श्याओ के बाल हवा में उड़ रहे थे, पर श्याओ के चेहरे पे उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। हुयान श्याओ से बोलता है मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो। फिर श्याओ गुस्से और नाराजगी में हुयान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है बॉस कल रात आपने मुझे किस नहीं किया था तो आपने कवर करने के लिए मुझे इस्तेमाल क्यों किया? श्याओ के मुंह से ये सुनने के बाद हुयान हैरानी से श्याओ की तरफ देखता है और उससे बोलता है क्या कहा तुमने? अगर कल रात मैंने तुम्हें किस नहीं किया तो वो कौन था जिसे कल रात तुमने किस किया था? फिर हुयान श्याओ को टीज करते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है कि कल रात तुमने और क्या क्या किया है? श्याओ को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है
है। श्याओ हुयान से कुछ बोल पाती उससे पहले हुयान श्याओ से धीमी आवाज में बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आगे से तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। फिर अचानक हुयान श्याओ के करीब आता है और अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ के उसे किस करता है। ये सब इतना अचानक होता है कि श्याओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी उसे कल रात के बारे में याद आता है जब हुयान ने कल रात उसे इसी तरह से किस किया था। फिर श्याओ हुयान को अपने आप से दूर धकेलते हुए हैरानी से बोलती है, इसका मतलब कल रात को तुम मेरे साथ थे। कल रात के बारे में सोचते हुए श्याओ का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी हुयान श्याओ से बोलता है, मुझे अपनी वाइफ के अलावा किसी भी और वुमन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मेरी वाइफ हमेशा मुझे अपने आप से दूर करती है। उस पल हुयान के खतरनाक चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और आगे वो श्याओ से बोलता है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम जेलस हो। अब श्याओ भी हुयान को पसंद करने लगी थी और वो हुयान से कुछ बोल पाती उससे पहले हुयान श्याओ के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके बेहद करीब आता है और अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए उसे फिर से किस करता है। बाहर की तेज ठंडी हवा में हुयान को अपने इतने करीब देख करके श्याओ का दिल भी जोरों से धड़कने लगता है और वो भी अपनी आंखें बंद करके हुयान को किस करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं श्याओ हुयान के करीब अपने कमरे के बेड पे बैठी होती है। तभी श्याओ को याद आता है कि हुयान ने अपने लोअर बैक पे उसके लिए एक टैटू करवा रखा है और वो डरते डरते अचानक हुयान की शर्ट थोड़ा ऊपर कर देती है। श्याओ हुयान के लोअर बैक पे CQ चेन श्याओ यानी कि अपना नाम देख करके पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है, इसका मतलब कि ये किंग ऑफ हेल सच में मुझे सालों से पसंद करता हुआ आया है। फिर हुआन एक ठंडी सांस लेता है और श्याओ से बोलता है, मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद था और मैं अक्सर तुम्हारे पीछे बैठ करके तुम्हारी सारी बातें सुना करता था। मैंने कॉलेज में तुम्हें इसीलिए कन्फेस नहीं किया क्योंकि तब मेरे पास कुछ नहीं था और मैं तुम्हें एक डिसेंट डेट पे भी नहीं ले जा सकता था। 4 साल पहले उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें दूर से गिटार बजाते हुए और गाते हुए देखा था। उस पल तुम एकदम चमकती हुई सितारे की रोशनी की तरह थी जिसकी रोशनी सभी के ऊपर भारी पड़ रही हो। उस पल हुआन की आवाज में उसका सालों से दबा हुआ प्यार झलक रहा था। फिर आगे हुआन बोलता है, कॉलेज के बाद मैंने लगभग तुम्हें खो ही दिया था पर फिर एक दिन अचानक तुम मेरे सामने दोबारा आई। उस दिन कंपनी के इंटरव्यू में मैंने तुम्हें फिर से देखा। उस दिन तुम्हें फिर से देख करके मैं इतना ज्यादा उत्सुक और घबरा गया था कि मैं तुम्हारी बातें सुन ही नहीं पाया। फिर श्याओ को याद आता है कि कैसे उस दिन हुआन ने उससे एक ही सवाल 18 बार पूछा था और वो हुआन से बोलती है, तुम्हें पता है उस दिन मैं कितना ज्यादा डर गई थी। तुमने उस दिन 18 बार मेरा इंट्रोडक्शन दोहराया था और तुम्हारी आंखें लगातार मेरे ऊपर टिकी हुई थी जिससे कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर हुआन आगे बोलता है, मैंने तुमसे अपनी चाहत कन्फेस करने के लिए फूल खरीदे थे पर तभी तुमने मुझसे छुट्टी मांगी और कहा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तबीयत खराब है। उस दिन मेरा दिल टुकड़ों में बिखर गया था और मैं समझ गया था कि मैं हार गया हूँ, पर मैं किसी और से नहीं, बस इस बात से हारा था कि तुमने मेरे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद मैं अक्सर तुम्हें चुपचाप दूर से देखा करता था। जब मैंने तुम्हें फोन पे शिकायत करते हुए सुना कि कंपनी आने में बहुत खर्चा होता है और बस का रूट लंबा है तो मैंने तुरंत कंपनी का रूल बदल के सारे एम्प्लॉयज का अलाउंस 3000 युआन कर दिया। ये सुनने के बाद श्याओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है और हुआन आगे बोलता है, जब तुमने कहा कि कंपनी का खाना बहुत ज्यादा बोरिंग है और तुम्हें जंक फूड चाहिए तो मैंने अगली ही सुबह कैफेटेरिया में एक जंक फूड विंडो खुलवा दी। फिर श्याओ अपने मन में सोचती है, क्या इतना सब कुछ इसने मेरे लिए किया। फिर श्याओ हुआन से बोलती है, क्या तुम्हें पता है कंपनी और मेरा बर्थडे एक ही दिन है। ये सुनने के बाद हुआन के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो श्याओ से बोलता है, वो दरअसल मैंने अपनी कंपनी की हिस्ट्री बदल कर उसका फाउंडेशन डे तुम्हारे बर्थडे पे शिफ्ट कर दिया था ताकि तुम्हें अपने बर्थडे वाले दिन काम ना करना पड़े और तुम उस दिन जो चाहे वो कर सको। मैंने तुम्हें एक दिन कंपनी में लेट होने से डरते हुए देखा, इसीलिए मैंने कंपनी का क्लॉक इन सिस्टम ही हटा दिया ताकि तुम लेट होने के बाद भी बिना डरे अंदर आ सको। हुआन के मुंह से ये सुनने के बाद श्याओ का चेहरा हैरानी से पूरी तरह सुन पड़ जाता है। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हुआन उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था और वो उसे इतना ज्यादा चाहता है कि उसकी हर एक ख्वाहिश हुआन के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि वो उसे पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सालों बाद देखते हैं सुबह की रोशनी कमरों के दीवारों पे पड़ रही थी। श्याओ हुआन के सामने एक टेबल पे बैठी होती है और हुआन श्याओ के सामने उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस कर रहा होता है। तभी अचानक श्याओ का हाथ एक कैलकुलेटर पे लगता है, वापस से 0 हो गया। ये सुन करके वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे जून आता है जिसके गोद में हुआन और श्याओ की डॉटर होती है। जून हुआन से बोलता है कि ब्रदर इन लॉ मैं बस 19 साल का हूँ और तुमने मुझे एक नैनी बना दिया है। फिर जून श्याओ से बोलता है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है जो कि सिर्फ मुझे परेशान करती है। जून के मुंह से ये सुनने के बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।